हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो, कल हम लोगों ने एक्चुअल में हम लोगों के लॉस को स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों की फर्स्ट क्लास मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसी स्ट्रैटेजीज फॉर्मेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से एक एमसीक्यू पेपर को डील करना पड़ता है। पिछली बार के सीएससीटी के पेपर में और इस बार के सीएससीटी के पेपर में क्या चेंजेस आ गए हैं, चाहे वो कोर्स को लेकर हो, चाहे वो पैटर्न को लेकर हो। आप लोगों को ये बताया कि स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन कैसे होगी। कल फिर हम लोगों ने हमारा पहला एक्ट चालू कर दिया, जिसका नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब का बना हुआ एक्ट है? 1872 का बना हुआ एक्ट है। ठीक है, क्या ये बात हम लोगों को याद है? ठीक है, कल हमने इसके अंदर कुछ 4-5 एमसीक्यूज और देख लिए थे। बताओ भाई, क्या हम लोगों ने इस एक्ट के अंदर 4-5 एमसीक्यूज देखे थे? सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था एक एक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्ट के अंदर सबसे पहले हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रिएम्बल मिलता है। उसके बाद हमको शॉर्ट टाइटल और इनैक्टमेंट मिलती है, मतलब कहां कहां तक ये एक्ट अप्लाई हो जाता है, कौन सी तारीख से अप्लाई हो जाता है, ये सब हमको कहां मिल जाता है? सेक्शन नंबर 1 के अंदर। उसके बाद मोस्टली 99% हम लोगों को सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या मिलता है? डेफिनेशन। इनको कैसे डिनोट करा जाता है? सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी। किसी का मन हुआ तो क्या कर देगा इसको? क्लॉज 1, क्लॉज 2 ऐसे कर देगा। सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज एक्स, सेक्शन 2 क्लॉज वाई। ठीक है, आप लोग आज से लॉ पढ़ना चालू कर रहे हो ना, ये मान के चलना, अब अगर आप लोग इसी फील्ड में टिके रहते हो, कल को आप लोग इसी फील्ड में टिके रहते हो, तो आप लोगों का लाइफ टाइम कैरियर अब यही पढ़ने में चले जाएगा। सेक्शंस ही सेक्शंस, आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स, रूल्स ही रूल्स। आप लोगों को सब कुछ एक एक करके मैं समझाता जाऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनको पढ़ा जाता है। अब हमने ये देख लिया, तो उसके बाद कल हम लोगों ने यहां पर कुछ कुछ एमसीक्यूज हम लोग स्पॉट करने लग गए। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? एक आदमी है, दूसरे आदमी की गाड़ी क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या देगा भाई इसको? सबसे पहले क्या देगा इसको, जिसको हम और क्या बोलते हैं? प्रपोजल भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई खास बात तो नहीं है, ऑफर प्रपोजल एक ही बात है। ठीक है, जब ये इसका ऑफर क्या कर लेता है? एक्सेप्ट, तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। कल हमने ये एक एमसीक्यू देख लिया था कि जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आती है तो हमारे पास बनकर क्या निकल कर आता है? प्रॉमिस निकल कर आता है। अब ये इससे गाड़ी खरीद रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसको बदले में देगा गाड़ी खरीदने के। तो जब हम प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन, जब हम लोग प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिला देते हैं, तब हमको क्या मिल जाता है? एग्रीमेंट। तो हमको क्या मिल जाता है भाई? एग्रीमेंट मिल जाता है। ठीक है, जब हम लोग एग्रीमेंट के अंदर सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो किस बारे में बताता है? असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? क्या असेंशियल्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? कल मैंने आप लोगों को कुछ यहां पर असेंशियल्स बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहला असेंशियल क्या है? मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, एक ही बात होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को दूसरा असेंशियल बताया कि जो कंसिडरेशन है कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको बोलूं गाड़ी के बदले चोरी करा हुआ सोना लोगे क्या, गाड़ी के बदले मेरा यहां पर मेरे पास गन पड़ी है वो लोगे क्या, गाड़ी के बदले मेरे पास एनडीपीएस के सब्सटेंसेस पड़े हैं वो लोगे क्या। ये सब नहीं हो सकता। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या मतलब हो गया? गाड़ी खरीदना है, लॉफुल काम है। चोरी की गाड़ी खरीदना है, लॉफुल काम है क्या? नहीं है लॉफुल काम। तो उस बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथा मैंने आपको बताया था, नॉट बार्ड नॉट बार्ड बाय लॉ। बताओ,
ठीक है, कल मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि आप लोगों के लिए कैसे ये एमसीक्यू बन जाते हैं। आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इजिकल्स टू प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको उसमें से क्या टिक करना पड़ेगा, प्रॉमिस टिक करना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बनते रहेंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग यहां जाते हैं। देखो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है, 1872 का बना हुआ है, बड़ा पुराना एक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये बन रहा था तब इसका नाम कुछ और था, मर्सेंटाइल कोड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इसके अंदर कौन सा एक्ट भी आता था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी आता था, पार्टनरशिप एक्ट भी आता था। बाद में जाकर हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। पहले 3 किताबें एक में थी, अब हमने क्या किया, उस एक किताब को 3 में कर दिया, उस एक किताब को हमने 3 में कर दिया। वो तीनों ही किताबें आपके कोर्स में है, वो तीनों ही किताबें आपके कोर्स में, सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपको पढ़ना ही है, पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना ही है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसलिए आप लोगों को गैप दिखेगा सेक्शन 1 से 75 और उसके बाद डायरेक्ट कहां जा रहा है, 124 से 238 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये बीच का गैप है, ये किस लिए है, क्योंकि हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ले गए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर जब थोड़ा सा आगे चले थे तो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिया था, एक एग्जाम्पल भी दिखाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाते हैं। जो डेफिनेशन के एड्रेसेस हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाते हैं। बताओ भाई, बताओ। तो सबसे पहला, अभी जब डेफिनेशंस आगे आती जाएंगी ना तो आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को जैसे हमारे पास यहां पर एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन के अंदर से 2 एमसीक्यू निकल कर आ सकते हैं। कौन से? पहला कौन सा है, एड्रेस क्या है। ठीक है, तीसरा क्या बोलेगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। ठीक है, लाइन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या 2 चीजें चाहिए, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। यहां पर इसने यही तो बात लिखी है, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब हमको सिर्फ ये 2 वर्ड पकड़ने हैं, हम डेफिनेशन अपने आप पकड़ चुके हैं। अच्छी बात क्या है, अभी लिखनी तो है नहीं, तो ऐसे याद करने की जरूरत तो है नहीं। अभी तो सिर्फ क्या याद रखना है कि इसका एक बार ढांचा याद रखना है हमको, सारे प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन एग्रीमेंट। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा ढांचा भी याद रख लेंगे तो अब एग्रीमेंट के ऊपर जो 2 एमसीक्यूज बनने वाले हैं हमको दोनों के दोनों पता लग गए, दोनों के दोनों याद। उसके बाद हम लोगों के पास एक और डेफिनेशन आ गई भाई, कौन सी है, सेक्शन 2 क्लॉज डी। क्या बता रहा है, प्रॉमिस क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन, जिसको प्रपोजल दिया हुआ हो वो क्या कर दे, उस प्रपोजल को असेंट दे दे अपना, एक्सेप्टेंस दे दे अपना, तो वो प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मैंने आपको ये बताया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रपोजल, ओ सॉरी प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो भी नाम आपको याद रहे उससे नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी अगेन आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यू बन रहे हैं, एक इसके एड्रेस का और एक इसके डेफिनेशन के अंदर का। बच्चे आपकी फर्स्ट क्लास है, हाँ या ना, एब्सेंट थे, रिकॉर्डेड देखी, रिकॉर्डेड जरूर देख लेना एक बार। पहली वाली भले ही एक बार 2x पे देख लो, ना देखो चल सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने स्ट्रैटेजी कोर्स के बारे में ये सब चीजें बता दी थी। ठीक है, मगर कल वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम ऊपर से नीचे तक काम करते आ रहे थे, बेसिक्स बताए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो एक बार वो क्लास जरूर से आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आज
कल तक की बात है तो देखो आपको सारी मैंने एक बार रिकॉल करवा दी। क्लास में नए लोग भी आए, आप लोग भी अभी सेकंड थर्ड क्लास पे ही हो, और मेरा तरीका भी यही है, मैं क्लास के अंदर पिछली बार का 5 मिनट के अंदर बता देता हूं ताकि आप लोगों को एक बार वो चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी हम लोग आगे देखेंगे जब ये डिटेल के अंदर आएगा। ठीक है, हम लोगों के पास यहां पर अब डेफिनेशंस आ गई। ठीक है, एक बार के लिए यहां पर डेफिनेशन क्या कह रही है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। भाई ये सेक्शन 2 क्लॉज एच है, बी नहीं है, एच है, गलती है, बी नहीं है एच है, सही कर लेना। अगर आपकी किताबों में भी ये बी हो रखा हो तो इसको एच कर लीजिएगा। ये बुक आपको यहां से मिली है आईसीएसआई वालों की? यहां पर बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है इन्होंने, बड़ी गलती कर रहे हैं। एच है भाई, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एच ही है, चाहे किसी भी किताब में लिखा हो, यही सही है जो मैं बता रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, सही कर लेना, क्योंकि इन लोगों को एग्जाम में गलत करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, चाहे खुद की बुकें हजारों इन्होंने छाप दी हो गलती करके। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाने के लिए आपको क्या बताया था, क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए? सेक्शन 10 क्या है? एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल एलिमेंट्स क्या है एनफोर्स करने की कॉन्ट्रैक्ट को? क्या ये दोनों बातें हमारी बन रही है? क्या ये दोनों बातें हमारी बन रही है? तो यहां पर भी हम लोगों के लिए 2 MCQ आ रहे हैं, वो क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, बी नहीं है एच है, वापस से बता रहा हूं आपको, बी नहीं है एच है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बी तो अभी हम क्या पढ़ कर आए हैं, तो बी कैसे हो सकता है? ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्स ने ऑफर करा वाई को टू सप्लाई 10 बैग्स ऑफ राइस फॉर 50,000, वाई एग्रीड फॉर इट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ क्या सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं? क्या हमको बोला गया कि एक्स या वाई में से कोई 18 साल से कम का है? नहीं। क्या यहां पर जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है क्या वो लॉफुल है? 50,000 सही है। क्या यहां पर ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है? किस बारे में ले रहे हैं ये लोग? प्राइस, लॉफुल है। क्या एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो सकता है? क्योंकि एक्स और वाई कोई भी तरीके से डीबार तो है नहीं लॉ में, कुछ भी हमको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। नॉर्मल एक आदमी चावल खरीदने गया, 50,000 देगा, चावल लेकर आ जाए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़े ना, हम लोगों को 2 वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। वॉइड और वॉइडेबल, वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, देखो वॉइड का मतलब तो होता है जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही गलत हो। वॉइड का मतलब होता है जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही क्या हो? गलत हो। मतलब जो चीज .1 से लेकर .100 तक पूरी क्या है? गलत। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक क्या है? गलत। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या है? गलत। वॉइड क्या है? शुरुआत से अंत तक, ए से जेड तक, 1 से 100 तक गलत। वॉइडेबल का ऐसा नहीं है, वॉइडेबल का ऐसा नहीं होता। वॉइडेबल 1 से 100 तक नहीं, कहीं बीच में आकर गलत हो जाता है। वॉइडेबल क्या होता है? कहीं बीच में आकर गलत हो जाता है। कैसे? आपने यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, एक्स में वाई जो क्या है, एक माइनर है, 12 साल का बच्चा है, उसके साथ राइस के 10 बैग 50,000 में डील कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब हम ये तो जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? दोनों के अंदर क्या फर्क है?
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को तो आप लोग आगे लेकर जा ही नहीं सकते, चाहे आपकी कितनी इच्छा हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को तो आप लोग आगे लेकर जा ही नहीं सकते, चाहे कितनी इच्छा हो, नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग आगे लेकर जा सकते हो, चाहे गलती भी हो। कैसे, एक बार समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। आप हो, आपका ब्रदर है, ठीक है। आपके ब्रदर ने आपको बोला कि मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है, लोगे क्या, ठीक है। आपने बोला चल ठीक है, तू दे रहा है दे दे, कोई बात नहीं, आई विल बाय इट फ्रॉम यू। उसने आपको वहां पर फोन दे दिया फॉर 50,000 रुपीज। आपको बाद में पता लगा कि उस फोन के अंदर का जो कैमरा है वो डुप्लीकेट है, पता लग गया आपको। आपके ब्रदर ने आपके साथ फ्रॉड कमिट कर दिया। आपके ब्रदर ने आपके साथ क्या कमिट कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया, ठीक है। आपको बाद में पता लगता है कि उसको पैसों की कुछ ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसको मजबूरी के अंदर क्या करना पड़ गया, करना पड़ गया। दिल बोलेगा माफ कर दो, कोई बात नहीं, होता रहता है, भाई है अपना ही। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कैसा है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो इसको कैसे ट्रीट कर लो, वॉइड के तरह। और आप अगर आप चाहो तो इसको कैसे ट्रीट कर लो, आप चाहो तो इसको खत्म कर दो और चाहो तो इसको आगे बढ़ा दो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बताता है कि कभी कभी तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कभी कभी कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर यहां पर हम एग्जांपल ले, 12 साल का बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। अब अगर ये कल को चाहे भी कि सर चावल ही तो दे रहा हूं, बच्चा भी चावल तो खाता ही है ना, बच्चा भी तो चावल खाता है, लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में क्या लिखा है, बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, तो इसका मतलब मत करना। अब चाहे वो बच्चा कितना ही मेच्योर हो, चाहे उसने 50,000 आपको 5 बार गिनकर दे दी हो, सिर्फ चावल लेने के लिए आया हो, लेकिन आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। बताओ, इलीगल गन परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड है। चाहे कुछ भी कर लो, आप उसको अपनी इच्छा से आगे लेकर नहीं जा सकते। क्या हमको वॉइड और वॉइडेबल और वैलिड, इन तीनों वर्ड्स का अब मतलब समझ में आ गया। वॉइडेबल का मतलब क्या है, द चॉइस इज ऑन यू टू, या तो वॉइड मान लो या फिर वैलिड मान लो। वॉइड के अंदर देयर इज नो चॉइस। वॉइड मतलब वॉइड, गलत मतलब गलत, ठीक है। एक बार देख लेते हैं भाई क्या बात हो रही है। मैं आप लोगों को जितना अंडरस्टैंड कराते जाऊं उतना ही करना आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है। सबसे पहला एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद उसके बाद तो बहुत गलतियां कर ली उन्होंने कंपनी। आप लोगों के एन दे रखा है, ए और एन, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। एन एग्रीमेंट जिसको एनफोर्स नहीं करा जा सकता लॉ के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड। एक एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड। सच एग्रीमेंट does not confer any right on the parties to it. An agreement becomes void due to absence of one or more essentials under, क्या अब आप लोगों को पता है सेक्शन 10 किस तरफ लेकर जाता है हमको। The agreement in such a case is void ab initio, is void ab initio। void ab initio का क्या मतलब है कि वो शुरुआत से ही क्या है, गलत है, शुरुआत से ही क्या है, गलत है। एंड कैन नेवर कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सच एन एग्रीमेंट डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, X offer by a miner to deliver 100 bag of rice. Y agree but further not supplied the rice. Here X cannot sue Y as Y is a minor. बच्चा था 17 साल 9 महीने का, ऑलमोस्ट कितना लग रहा था, 18 साल का। आपके पास आया, बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है,
आपने बोला स्कूटी बेचनी है मेरे को भी, कितने में लोगे? ठीक है, बोला आप बताओ कितने मांगते हो आप इसके? आपने बोला 30,000 रुपीज चाहिए मेरे को स्कूटी के लिए। ठीक है, उसने बोला आपको मैं 10,000 अभी दे जाता हूं और बाकी के 20,000 आपको रजिस्ट्री के टाइम पर, जब व्हीकल रजिस्टर कराएंगे नेम पे, तब बाकी का आप ले लेना। ठीक है, आपने बोल दिया ठीक है। अब वो जाते जाते आपसे बोला कि मेरे को एक अर्जेंट काम है, अगर आप बोलो तो मैं स्कूटी को ले जाकर कराऊं, आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, ओरिजिनल नहीं, कॉपी पकड़ाकर वो आपको चला गया। ठीक है, आप लोग उससे 20,000 रुपए वसूल नहीं कर सकते। 20,000 रुपए आप उससे वसूल नहीं कर पाओगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो चोरी कर गया हमारे साथ, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो सब क्रिमिनल लॉ की बातें हैं। वो सब किसकी बातें हैं? क्रिमिनल लॉ की बातें हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बातें हैं, वहां पर की बातें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप उसको फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकते। और अगर अभी आगे में केस आएगा, मोरी बीबी का केस आएगा आगे, उसके अंदर क्या है, अगर उसने आपकी स्कूटी बेच दी ना, बेच दी, तो आप स्कूटी भी वापस से नहीं ले पाओगे। अगर आपसे स्कूटी लेकर गया और आगे मान लो उसने स्कूटी को बोला 5,000 में किसी को बेच दी, ठीक है, आप उससे स्कूटी भी वापस नहीं ले सकते। क्या बात समझ में आ रही? माइनर से करे हुए कॉन्ट्रैक्ट बड़े खतरनाक होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर माइनर अगर आपके साथ आगे से फ्रॉड भी कर जाता है तो भी वो क्रिमिनल लॉ का मैटर चले जाता है। सिविल लॉ आपकी माइनर के अगेंस्ट कोई खासा मदद नहीं करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है तो वो आपकी गाड़ी आपको वापस जरूर एक बार के लिए दिलवा सकता था, लेकिन अगर उसने गाड़ी बेच दी है तो आप उससे पैसे वसूल नहीं कर सकते। आगे आएगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास यहां पर कौन से आ रहे हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो वॉइडेबल के बारे में आपको पहले ही समझा चुका। वॉइडेबल का मतलब क्या है? जिसको आप चाहो तो वैलिड मान लो और आप चाहो तो वॉइड मान लो। ठीक है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। बस आपको इसके अंदर इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए ने थ्रेटन किया बी को टू मर्डर इफ ही डज नॉट सेल हिज लैंड फॉर ₹1,00,000। बी एग्रीड फॉर इट ड्यू टू थ्रेट। क्यों माना वो? थ्रेट की वजह से। इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ए ने बी को क्या करा था? थ्रेटन करा, 1,00,000 रुपए में अपनी जमीन बेच दे। ठीक है, अब ना ये बी के ऊपर है, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा? वॉइड। प्रॉपर्टी नहीं बेचनी मेरे को, बिक भी गई होगी तो भी वो क्या बोलेगा? वॉइड था, क्योंकि मेरे को इसने धमकाकर साइन करवाए थे। और चाहेगा तो वैलिड कर देगा कि ठीक है मेरी प्रॉपर्टी थी, ₹1,00,000 में बेचनी थी, मैंने बेच दी। ठीक है, क्या ये बातें हम लोगों को समझ में आ रही है? क्या कोई इनके अंदर दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, अब हमारे पास क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट टू यू, यहां जे दे रखा है। एक काम करो, आप लोग अभी इसको सही मत करो, कल मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनवा दूंगा डेफिनेशन क्लॉज की, 2A से लेकर जे, वहां पर आप लोगों को सारा एक ही बार में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज मत। इधर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन।
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना रहे थे ना तब तो वैलिड था, एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, हाउ एवर subsequently become void due to impossibility to perform is said to be a void contract. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, समझ आएगा आप लोग। एक्स था, एक क्या था वो, फेमस सिंगर, उसने एग्री कर लिया टू सिंग एन एल्बम फॉर अ म्यूजिकल कंपनी, अनफॉर्चुनेटली सफर्ड फ्रॉम थ्रोट कैंसर एंड नॉट अलाउड टू सिंग बाय डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक चीज होती है, क्या चीज होती है, इम्पॉसिबिलिटी करके चीज होती है। अभी हम लोगों के पास आगे जाकर आएगी, सेक्शन नंबर 56 के अंदर कवर होती है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा क्रक्स दे देता हूं, इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है। अरिजीत सिंह टी सीरीज के साथ कर लिया पैक्ट कि मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का गाना गा दूंगा। ठीक है, उससे पहले उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि सिंगापुर के अंदर उसको एक शो करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट था कि सिंगापुर के अंदर उसको एक शो करना है। ठीक है, अब वो 1 जनवरी को सिंगापुर में था, कहां पर था, 1 जनवरी को सिंगापुर में था। ठीक है, यहां पर उसको 5 जनवरी को टी सीरीज के लिए मुंबई में क्या करना था, रिकॉर्डिंग करनी थी। ठीक है, यहां पर उसकी फ्लाइट थी 4 जनवरी की। ठीक है, 3 तारीख को ईरान सिंगापुर पे एक मिसाइल गिरा देती है। 3 तारीख को ईरान सिंगापुर पे क्या करती है, मिसाइल गिरा देती है। ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सारे एयरपोर्ट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है क्या कि अरिजीत वहां से निकलकर आकर गा दे, है क्या पॉसिबल? वो चाहे भी क्या तो भी पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये किस तरीके से सफर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी से सफर हो गया। इसका क्या मतलब है, वैलिड ऑफर था, वैलिड एक्सेप्टेंस थी, वैलिड प्रॉमिस था, वैलिड एग्रीमेंट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए, कोई ना कोई ऐसा काम हो गया सब्सिक्वेंटली जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को कर पाना क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। क्या हो चुका है अब, इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, वॉइड। अब आपको ना एक चीज बता दूं, आपका आगे का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल कैसे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना आप लोगों से बहुत ज्यादा है चांसेस कि आपसे ना यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि कल मैंने आपको आपका कोर्स बताया था, तो मैंने आपको बताया 60 नंबर है, कंपनी लॉ के मान के चलो 15 नंबर के आएंगे, बाकी सबके मोटे मोटे 10 नंबर का एक्सेप्ट करके चलो, पहले वाले चैप्टर से 5 नंबर का एक्सेप्ट करके चलो। ये एक अजम्पशन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखो पहली बार पैटर्न है, कोई भी इसका पास्ट रिकॉर्ड तो है नहीं कि हम थोड़ा सा भी इवेल्युएट करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम लोग तो एक बार एक फेयर अंदाजा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर 10 क्वेश्चन बनेंगे ना, तो उसका मतलब ये है कि कम से कम भी नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन कहां से बनेंगे, 1 से लेकर 75 तक से बनेंगे। अब 1 से लेकर 75 तक बना कैसे रखा है एक्ट को, आप लोगों को सबसे पहले क्या दे रखा है, सेक्शन 2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेक्शन नंबर 3 से लेकर 9 तक के अंदर ना कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल देता हूं। ए ने बोला फोन करके, ठीक है, कि मैं आपकी 5 गाड़ियां जो टैक्सी नंबर पे चलती हैं वो सारी खरीदना चाहता हूं। ठीक है, किसको फोन करा था, ए ने बी को करा था। ठीक है, ए है दिल्ली में, बी है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, बी जब फोन पे था तो ऊपर से वहां से प्लेन चला गया, एयरपोर्ट के बड़े पास था, तो जब प्लेन ऐसे जाता है तो आवाज नहीं आती ना, नहीं आती ना फोन पे आवाज, फोन पे आवाज नहीं आई। ठीक है, इसको लगा कि ए बोल रहा है कि बाद में बात करते हैं, इसने बोल दिया हाँ ठीक है। ए क्या बोल रहा था, 5 गाड़ियां खरीदूंगा, खरीद, उसकी तरफ से तो क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन चुका। इसकी तरफ से अभी ऑफर ही नहीं आया, बी की तरफ से तो अभी ऑफर ही नहीं आया। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ये हमको कहां बताया गया, सेक्शन 3 से लेकर 9 के बीच में बताया गया। यहां से एमसीक्यू कम उठने के चांसेस होते हैं, कम उठते हैं। ठीक है,
आगे सेक्शन नंबर 10 से एक्चुअली में एक्ट चालू होता है। सेक्शन नंबर 10 से ना एक्चुअली में कानूनन बातें ज्यादा आने लग जाती है। सेक्शन नंबर 10 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बता ही चुका। ठीक है, 11 के अंदर बताते हैं माइनर के बारे में, अनसाउंड माइंड के बारे में। 12 के अंदर भी एज के बारे में ही बात करी जाती है कि ये लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो वॉइड हो जाता है, ऐसे बोला गया। 13 के अंदर बताते हैं कंसेंट के बारे में। 14 के अंदर बताते हैं कंसेंट फ्री कब होता है। ठीक है, अब कुछ मत लिखो भी, ये सब आगे मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, सब इधर आगे अंडरलाइन करने पाएगा, कोई लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है हमको। अब सेक्शन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से समझते हैं, ताकि आप लोग आगे की बातों को जो मैं समझाना चाहता हूं अच्छे से समझ जाओ। सेक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट होना बड़ा जरूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज का क्या होना जरूरी है? कंसेंट होना जरूरी है। अब ऑब्वियसली जरूरी होगा, अगर कंसेंट ही नहीं है तो आप फर्स्ट स्टेज पे खत्म हो जाओगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पे खत्म हो जाओगे ना, अगर कंसेंट नहीं है तो। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? ऑफर को एक्सेप्ट ही क्यों करेगा कोई अगर उसका कंसेंट नहीं होगा तो? क्या बात सही है? ठीक है, अब बहुत बार ना कंसेंट फ्री नहीं होता। बहुत बार कंसेंट कैसा नहीं होता? फ्री नहीं होता। ऐसे भी ऊपर एग्जांपल आया था ना, उसके ऊपर गन लगा दी सर पे, बोला 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बेच, नहीं तो तेरे को यहीं पर मर्डर कर दूंगा। साइन करना पड़ गया उसको, साइन करना पड़ गया उसको। इस चीज को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोर्जन। लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोर्जन। मेरे आर और एन की ना थोड़ी दिक्कत रहती है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कोर्जन, COERCI। कोर्जन का मतलब होता है किसी से धमका के उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा लेना। किसी को धमका के उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा लेना। क्या अगर कोई मेरे को बोले कि आपके सर पे गन रखकर मेरे को बोले आपकी गाड़ी मेरे को 10 रुपए में चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? मैं क्या बोलूंगा? 10 भी क्यों दे रहा है? यही बोल, मजाक कर सकते हो ताकि 10 भी क्यों दे रहा है ये भी रख ले। ठीक है, तो यहां पर मुझे कंसेंट तो देना पड़ेगा, कंसेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरा कंसेंट फ्री है? क्या मेरा कंसेंट फ्री है? नहीं। ठीक है, अब आगे जाके ना कोर्जन के अंदर मेरे पास चॉइस है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट करूं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट करूं ये मेरी चॉइस है। मैं चाहूं तो इसको वॉइड बनवा दूंगा, मैं चाहूं तो इसको वैलिड बनवा दूंगा। अब ये तो हो गई कोर्जन की बात। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, कभी कभी कुछ कुछ मम्मी ऐसी होती, बाबाओं बाबाओं की बातों में थोड़ा ज्यादा आती है ना? बताओ ऐसा है क्या? थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मानना, बाबाओं की बातों में ज्यादा मानना, कुछ कुछ घरों में ऐसे लोग होते हैं, बड़े नॉर्मल है। ठीक है, यहां पर एक बाबा थे, की बाबा मान लो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? एक आंटी आई थी यहां पर। ठीक है, इन्होंने आंटी को बोल दिया अपने घर की जमीन आप मंदिर के नाम कर दीजिए, देखना आपके ऊपर धन वर्षा होने लग जाएगी अगले ही घंटे से। अपनी घर की जमीन आप किसके नाम कर दो? मंदिर के नाम कर दो। मंदिर की जमीन किसके नाम है? बाबा के नाम। ठीक है, आपके ऊपर क्या होने लग जाएगी? धन की वर्षा होने लग जाएगी। ठीक है, अब बाबा बड़े समझदार, बाबा ने बोला मंदिर की जमीन है, कम से कम 11 रुपए तो ले ही लेना, क्योंकि बाबा को पता है कंसिडरेशन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर आपने बदले में कुछ नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा। कंसिडरेशन का हमेशा क्या है? होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू पे हो। आप लाख रुपए की चीज 1 रुपए में बेचो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन 1 रुपए में बेचो कम से कम। ठीक है, अगर 1 रुपए में भी नहीं बेचोगे तो आपको गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी। फिर आप क्या कर रहे हो? किसी को गिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बाबा ने बोला कम से कम कितने ले लो बेटा? 11 रुपए तो ले ही जाना, ऐसे नहीं, भगवान का प्रसाद समझ के ले। ठीक है, यहां पर आंटी को बड़ा विश्वास था बाबा पे, आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी? बाबा के नाम पे, मंदिर के नाम पे कर दी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जब आप किसी की बहकावे में आकर, जब आप किसी की बातों में आ जाते हो, किस वजह से? क्योंकि आपको उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास होता है, तो आप उसकी बातों को आंख बंद करके मान लेते हो। जब सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाला कहे रात तो रात और कहे दिन तो दिन, तो उस केस में अगर वो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा लेता है और आपसे वहां पर बेईमानी करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी इच्छा है, आप चाहो तो निभाओ और चाहो तो वॉइड डिक्लेयर करा दो। अब ये आंटी चाहे तो कल को इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करा सकती है? वॉइड। और चाहे तो क्या रख सकती है? वैलिड। चाहे तो क्या रख सकती है? वैलिड। अब है ना, आपको 2 पॉइंट समझा दिए ना मैंने आपको, ये 2 पॉइंट आगे के अभी क्यों समझाए? अभी क्यों समझाए? मेरा आप लोगों को दिखाने का एक मतलब था इस चीज को। एमसीक्यू कैसे बनेंगे? अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता ना, मैं आपको कभी अभी ये नहीं बताता, लेकिन एमसीक्यू की नजर से देखने के लिए कैसे देखना है, देखो ये कैसे आएगा। सेक्शन नंबर 15, पहला एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू कोर्जन इज वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड या नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो ये तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे खल्लास, ठीक है। सवाल कहां रहेगा? इन दोनों में, क्योंकि पूरे एक्ट में ना, पूरे एक्ट के अंदर कहीं तो क्या बता रखा है और कहीं क्या बता रखा है, ये वो आपसे पूछते हैं। माइनर का करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज, अनड्यू इन्फ्लुएंस में करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज, ऐसे एमसीक्यू आएंगे, या तो यहां से या यहां से, दोनों में से एक जगह से उठेगा काम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा तीसरा एमसीक्यू है वो आपसे पूछ ले, अब ये सबसे आसान है। क्यों? क्यों है आसान? क्योंकि एमसीक्यू है, डेफिनेशन पूरी लिखी हुई मिलेगी वहां पर। तो अगर आपने 2-3 बार अपनी आंखों से भी निकाल रखी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा याद कर रखी है, अगर आंखों से भी निकाल रखी है ना, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेफिनेशन को पकड़ लेगी, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेफिनेशन को पकड़ लेगी कि ये डेफिनेशन। सिंपल टिक। मुश्किल कहां पड़ेगी? यहां पर, इन जगह मुश्किल पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने से ज्यादा आपकी नजर डेवलप करना चाहता हूं कि एमसीक्यू देखते कैसे हैं, एमसीक्यू देखने का नजरिया बनता कैसे है। 2-4-5 चीजें पूछी जाती है एमसीक्यू में, या तो सेक्शन नंबर पूछेगा, या ऐसा कोई वहां पर सवाल बन रहा होगा वॉइडेबल का, वॉइडेबल का, तो ये पूछ लेगा, नहीं तो डेफिनेशन पूछ लेगा, या कोई केस लॉ पूछ लेगा, या फिर कोई अमेंडमेंट पूछ लेगा। 5 चीजों से बाहर एमसीक्यू में कुछ नहीं आता लॉ के अंदर, ये 5 चीजें पूछी जाती है। हमको अगर ये सर्कल हमारा 5वां कवर हो रखा है, वो सेक्शन कवर है हमारे लिए, खत्म हो गया वो एमसीक्यू वाइज, आगे कुछ बचा ही नहीं, पीछे कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार इस पे, टाइम है अभी, ठीक है। एक मिनट में, भाई इस पे हम लोग आ जाएंगे वापस से, ठीक है। इस पे हम लोग वापस से आ जाएंगे। एक बार हम लोग अब सेक्शंस को जरा अच्छे से चालू कर लेते हैं। अगर हमारे पास अभी 10 मिनट है, सेक्शंस को अच्छे से चालू कर लेते हैं, बिकॉज ऊपर से इतने एमसीक्यू बनने के चांसेस है नहीं। मैं आप लोगों को जब आगे करा दूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी ना, इधर आकर आपको सीधा अंडरलाइन करा दूंगा, ये आएगा तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा, वरना नहीं है। बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था,
हम लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 6 वीक 7 वीक है हम लोगों के पास करने के लिए, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार हम लोग किसको देख लेते हैं भाई, सेक्शन नंबर 10 को। सेक्शन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 10, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी एक एमसीक्यू है भाई, एक मिनट लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहां। वैसे तो ये बहुत बड़ी ऑब्वियस लाइन है, वैसे तो ये बड़ी ऑब्वियस लाइन है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या है, बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ सहमा हुआ सा रहता है। ठीक है, तो बहुत बार जो वो गलती करता है ना, वो ऑब्वियस चीजों में ही करता है। बहुत बार जो गलती करता है वो किस में करता है, ऑब्वियस चीजों में करता है। आप एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट और सेक्शन नंबर 10। तो जितने एग्रीमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, एग्रीमेंट हो। ये लाइन आप लोगों को मैं आगे और अच्छे समझाऊंगा जब हम सेक्शन नंबर 56 को डील करेंगे। ठीक है, एक बार इधर आ जाते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या होना चाहिए भाई, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। The analysis of section 10 and section 2b reveals that an agreement must have certain essential elements to constitute a contract. यहां पर अगेन 2h है, यहां पर 2h है। देखो पहला पहला वो क्या बता रहे हैं, दो पार्टीज होनी चाहिए। पहला क्या बताया उसने, दो पार्टीज। ऑब्वियसली अकेले खुद के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करना, दो पार्टीज। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। A contract is initially an agreement when person whom the offer has given significance, his acceptance arise an agreement whether foundation of a contract। ये भी हम लोगों को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू जहां जहां आते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए मार्क करते जाऊंगा। उसके बाद क्या होना जरूरी है हम लोगों के लिए, और क्या होना जरूरी है, कंसेंट। देयर मस्ट बी कंसेंसम एड इडम, देयर मस्ट बी। मैंने आपको बताया था ना सेक्शन नंबर 13 कंसेंट की बात करता है, क्या मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 13 कंसेंट की बात करता है। ठीक है, देखो एक्चुअली में ना सेक्शन नंबर 10 को ना लिखा हुआ कैसे गया है, सेक्शन नंबर 10 को लिखा कैसे गया है। सबसे पहला ग्राउंड क्या था, माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उस ग्राउंड को समझाने के लिए हमने सेक्शन नंबर 11 और 12 लिख दिया। उसको पूरा समझाने के लिए हमने क्या लिख दिया, सेक्शन नंबर 11 और 12 लिख दिया। फिर हमने लिखा कि भाई कंसेंट फ्री होना चाहिए, उसको समझाने के लिए हमने 13 लिख दिया, 14 15 16 ऐसे लिखते गए। फिर हमने उसके बाद बोला लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, हमने सेक्शन नंबर 25 लिख दिया। फिर हमने बोला लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमने सेक्शन नंबर 28 लिख दिया। तो सेक्शन नंबर 10 को डिटेल में समझाते हुए चले हम लोग कहां तक, सेक्शन नंबर 30 तक। कहां तक, सेक्शन नंबर 30 तक। आपको सारे नहीं करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, आप लोगों को वही वही चीजें करते जाए। एक बार के लिए हम लोगों के लिए ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, ये एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है। कंसेंसम एड इडम का मतलब क्या होता है, एक तो ये पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कहां दे रखा है, एक ये पूछा जाता है। दो एमसीक्यूज बन गए इसके, मतलब क्या है और दे कहां रखा है। ठीक है, फिर एक एमसीक्यू और आएगा, लिखा हुआ आएगा, अ पर्सन या ऐसे, टू पर्सन आर सेड टू बी इन कंसेंसम एड इडम व्हेन, टू पर्सन आर सेड टू बी इन कंसेंसम एड इडम व्हेन। आगे क्या लिखा होगा,
the parties agree to the same thing in the same sense at the same time. ये कंसेंसम एडम की पूरी डेफिनेशन है. Two parties are said to be in consensum ad idem when they agree on the same thing in the same sense at the same time. They agree on the same thing, the same sense at the same time. ठीक है, उसी चीज के लिए, उसी गाड़ी के लिए बात होनी चाहिए. दो गाड़ियां खड़ी हुई है व्हाइट कलर की, ठीक है, एक मारुति की एक होंडा की है. मैंने जाकर उन्होंने से बोला सर मेरे को आपकी व्हाइट गाड़ी खरीदनी है. पूछेगा ना कौन सी व्हाइट गाड़ी. सेम चीज के बारे में बात होनी चाहिए. मारुति की व्हाइट गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, सेम सेंस. खरीदने का मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं, पूरी लेना चाहता हूं. कोई 24 आवर वाली सर्विस नहीं चाहिए मेरे को आपकी गाड़ी की कि आप 24 आवर्स के लिए लीज पर दे दो. मुझे कैसे चाहिए वो, टोटलिटी में अपनी गाड़ी चाहिए. व्हाइट कलर की गाड़ी पूरी टोटलिटी में मेरी. किस टाइम पर ऑफर दिया, सेम टाइम पर ऑफर दिया, ठीक है. ऑफर इधर से दिया, ऑफर एक्सेप्टेंस उधर से आ गया. सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम. तो क्या बन जाएगा, कंसेंसम एड. टू पार्टीज आर सेड टू बी इन कंसेंसम एड इडम व्हेन दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. ये बातें कहां लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 13. आप लोगों के लिए यहां पर जो जो एमसीक्यूज थे मैंने मार्क कर दिए. सेक्शन 13 मेन टर्म कंसेंसम एड इडम. कंसेंसम एड इडम का शॉर्ट मतलब पूछ सकते हैं आपसे, मीटिंग ऑफ माइंड्स. और अगर डेफिनेशन पूछ ली तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 चीजों का ध्यान, सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम. बताओ भाई क्या हमको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है. उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. अगर मैं कल को किसी को बोलता हूं कि सर मेरे को आपकी गाड़ी खरीदनी है, और वो मेरे को बोलता है हाँ गाड़ी खरीद लो, और कल को उस गाड़ी के अंदर मुझे कुछ लगता है कि यार ये तो गाड़ी आज खरीदी थी और कल ही बंद हो गई, मैं बोलूंगा ना वापस से जाकर, मैं जाकर वापस बोलूंगा ना उससे कि सर आपने मेरे से क्या कमिट कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया. आपने मेरे को क्या करा, मिस रिप्रेजेंटेशन में रखा. आपने मेरे को क्या रखा, एंडी इन्फ्लुएंस में रखा. ये सारी चीजें हो सकती है ना. तो ये सब कब काम में आएगी, जब हमारे बीच में क्या होगा, कोई, वो मेरे को लाइबल कब होगा, जब वो मेरे को कोई रिलेशनशिप में क्या होगा, और वो रिलेशनशिप कैसा होगा, लीगल होगा, ठीक है. There must be an intention by both parties to create legal relationship and to legally bind themselves as a result of such agreement. एग्जाम्पल देता हूं इसका एक बार, ठीक है. एक्चुअल केस लॉ पे एग्जाम्पल है. ए था, ठीक है, चर्च में गया. चर्च जो था वो था चेन्नई में. अगर आप लोगों को पता हो तो चेन्नई वगैरह में बाढ़ बहुत आती है. चेन्नई के अंदर बाढ़ बहुत आती है, ओशन के पास में ना, उधर साइड में ओशन है ना, तो बाढ़ बहुत आ जाती है, ठीक है. तो उस चर्च के अंदर वो जब गया था तो वहां पर चर्च बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड था. जब वो वापस से गया तो पता लगा कि चर्च में क्या आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है. तो वहां पर उसने बोला कि मैं आपको ना 10 लाख रुपीस देने की कोशिश करूंगा. मैं आपको क्या करने की कोशिश करूंगा, 10 लाख रुपीस देने की कोशिश करूंगा, ठीक है. उसने क्या बोला, वर्ड कोशिश करूंगा, ठीक है. चर्च वालों ने इसको क्या मान लिया, ऑफर, और उन्होंने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट. और क्या मान गए, वो क्या बन चुका, प्रॉमिस, ठीक है. अब पहली बात, कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. लेकिन क्या उसका वहां पर कोई भी मूड था क्या, कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का, कि मैं लीगली बाउंड होना चाहता हूं 10 लाख रुपए देने के लिए चर्च को, क्या उसका मूड था, नहीं था. तो लीगल रिलेशनशिप ऐसे नहीं बन सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो और आपकी इच्छा नहीं है लीगल रिलेशनशिप बनाने की, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज लीगली लाइबल टू अनदर एंड दैट पर्सन ऑल्सो इज लीगली लाइबल टू दैट पर्सन. बताओ, जब दोनों एक दूसरे को लीगली लाइबल हो तब ही बन सकता है.
द एग्रीमेंट ऑफ सोशल या हाउस होल्ड नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट parties do not intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon. unless otherwise agreed upon. जब तक आप लोगों का लीगल रिलेशनशिप नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना सेक्शन नंबर 10 को हम लोगों ने कैसे इलेबोरेट कर रखा है। 11-12 के अंदर हमने क्या बता रखा था, एज और अनसाउंडनेस के बारे में बता रखा था। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसकी एक कैपेबिलिटी कहां बता रखी है, सेक्शन नंबर 11 में। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हमको कहां बता रखी है, सेक्शन नंबर 11 के अंदर। क्या क्या दे रखा है क्राइटेरिया कैपेसिटी का, क्या होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा कैसा होना चाहिए, अनसाउंड और साउंड के बीच में आपको डिफरेंस पता है, अनसाउंड माइंड क्या होता है और साउंड माइंड क्या होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब जो व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही ना हो, ठीक है। उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना उसका, कसाब वाला, कसाब को हम लोग होने देंगे क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर, नहीं होने देंगे ना, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन नंबर 11 में हमको कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के बारे में 3 चीजें बता रखी है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कहीं भी लीगली, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कहीं भी। बताओ भाई, बताओ भाई, एड्रेस क्या है, कितनी है चीजें, बस ये 2 एमसीक्यू बनेंगे, बस ये 2 ही एमसीक्यू बनेंगे, तीसरा नहीं बनेगा। सेक्शन 11 से तीसरा एमसीक्यू नहीं बन सकता, कंटेंट ही नहीं है। और बताएं भाई, बताएं, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है क्या। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू। जितने एमसीक्यूज कल मैंने आपको करा दिए थे और आज मैंने आपको करा दिए हैं, एक बार जरूर से जरूर जाकर रिवाइज कर दीजिएगा। एक छोटी सी बात मेरे को आप लोगों से और करनी थी। देखो आप लोगों का पेपर सबसे पहले जरूरी कौन सा है, सीएफएम अकाउंट। सबसे जरूरी पेपर कौन सा है, अकाउंट्स का। अगर आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी है तब तो कर लोगे, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना, अकाउंट्स पे देना, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है, बड़ा ध्यान देना। अगर एक बार मैं बता रहा हूं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनके चले गए ना अगर, तो आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो पाएगा। एमसीक्यू तो फिर भी एक बार के लिए अंडरलाइन कर कर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर 1000 क्वेश्चन आपको यही करा देते थे। सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखा जाएगा। अकाउंट्स इको पे जरूर से जरूर अच्छे से अच्छा ध्यान देना, ठीक है। ये तो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, इसको तो बस आपको इतना सा करना है, जो चीजें अंडरलाइन कर लेना, घर जाकर 5-7 मिनट बस देख लेना उसको, बस इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी जो एक्ट है
जब बढ़ेंगे ना तो रिवीजन का काम बढ़ेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि शुरुआती दौर पे जब अभी आप फ्री चल रहे हो ना, थोड़ा सा जब आपके पास आराम से टाइम है, तो वो टाइम को यूटिलाइज करो। अकाउंट्स की चीजों को, इकोनॉमिक्स की चीजों को जो समझाया जा रहा है उसकी लिखने की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो। इको में अगर आज मैम ने फॉर एग्जाम्पल एकदम सप्लाई पढ़ाया है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सप्लाई को आप लोगों को कैसे 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में फ्रेम करना है। बात समझ रहे हो? तभी तो मैम से डाउट पूछ पाओगे, तभी तो आंसर राइटिंग हो पाएगी। एमसीक्यू तो मार्क कर दोगे, वो जिम्मेदारी तो मेरी छोड़ दो। इस पे जो मार्क कराने की जिम्मेदारी है वो मेरे पे। आप लोगों को यहां पर टेस्ट पेपर में इतने एमसीक्यू दे दूंगा मैं, वही आप कर लोगे तो ही बहुत हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? ठीक है। या और स्पेशली यहां जब भी एमसीक्यू का टेस्ट मिले ना, उसको मिस मत करना। अगर नहीं भी आता है ना तो कोई बात नहीं, आंसर देख के टिक कर लेना बाद में, लेकिन सबसे अच्छा क्रैक करने का तरीका किसी भी पेपर को जिसमें एमसीक्यू आते हैं, वो पास्ट ईयर एमसीक्यूज निकालने का ही है। जैसे आपका ये एक्ट होगा, मैं आपको बोलूंगा रोज के 20-20 एमसीक्यू करते रहो। 10 दिन में भी अगर आप करते हो तो देख लो कितने एमसीक्यू पकड़ लिए आपने। 200 एमसीक्यू हो गए उस चैप्टर के, क्या चाहिए और? ठीक है, चलिए, थैंक यू।